आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सलमान ताहिर और आप देख रहे हैं हकीम अशमत हसन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए सीरीज़ लेके आए हैं रमज़ान और हिकमत, जिसमें हम आपको इन्फॉर्मेशन फ़राहम करते हैं कि आपके साथ कौन सा मसला है, उसका हल किस तरह से निकलेगा। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है कि जो हामला ख़वातीन होती हैं और जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके लिए रोज़े में क्या अहकामात हैं, और अगर वो रोज़ा रखती हैं तो वो ऐसी कौन सी ग़िज़ाइयात इस्तेमाल करें कि उनका रोज़ा भी गुजर जाए और उनके बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और सारे मामलात भी हों। जी हशमत भाई, आप बताइएगा। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा इंशाअल्लाह। जो आज का टॉपिक है वो यही है कि हामिला औरतों के लिए क्या रमज़ान के अहकामात हैं, जो कि ऐसी औरतें जो कि हामिला हैं, कुछ 4 मंथ की, 5 मंथ की, 6 मंथ, 8 मंथ, इनके लिए रोज़े रखने चाहिए। इनको रोज़े रखने ज़रूरी हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल इस तरह मैं दूंगा, जो कि मैं समझता हूँ कि एक आलिम दीन के पास एक औरत आके कहने लगी कि अल्लाह पाक ने एक बच्चा दिया है तो उसकी तरबियत करनी है जी। कि बच्चा बाइखलाक हो, सब्र वाला हो और कामयाब भी हो, पेशेंस के साथ चले। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आपने बहुत देर कर दी, कि एक्यूरेट टाइम तरबियत औलाद के मैटर में यही है। इसमें जो शख्स जो है ख़वातीन जो कि हमला होने के दौरान रोज़ा रखती हैं, तो इससे उनके बच्चे में सब्र आएगा। और ज़ाहिर सी बात है कि अभी जान एक नहीं, जाने दो हैं जी। तो औरत को अपनी ग़िज़ाई एतबार से इतनी ग़िज़ा को इंटेक करना चाहिए कि 2 जानें उसके ऊपर प्रॉपर पल सकें। ठीक है। 2 जानों का बेहतरीन गुजारा अच्छे तरीके से हो सके। जिसके अंदर डाइट्स हो, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, नेचुरल ग़िज़ाएँ हैं जिसके अंदर दही है, देसी घी ठीक का है। इस्तेमाल है, अशमत भाई, दूध यहाँ का, पे मैं एक चाय का चीज़ ऐड इस्तेमाल है। करूँगा कि कौन सा वो ट्राइमेस्टर होता है जिसमें आप कहते हैं कि जी रोज़ा रख सकें। जैसे कि जो पहला ट्राइमेस्टर होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, तो जिसमें पहला ट्राइमेस्टर जो होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, जिसमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या उस दौर में रोज़ा रखना चाहिए उन लोगों को? उस दौर में अपनी सेंसिटिविटी चूँकि अरूज पे होती है, जी। स्पेशली तीसरा मंथ होता है और इस टाइम पे और फर्स्ट मंथ के अंदर चूँकि इतना आइडिया नहीं होता, इस चीज़ में ट्रैवलिंग से गुरेज करें और रोज़ा इतना तंग नहीं उन दिनों में करेगा। लेकिन तीसरे महीने के अंदर फिर भी एहतियात ज़रूरी है, डाइट बैलेंस करें, चूँकि वांटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से तबीयत में काफ़ी जो है ना वो मिसमैनेजमेंट चलती है। तो उस मैनेजमेंट को लेवल करने के लिए अपनी तबीयत को मलूज़ खातर रखते हुए खुद फैसला करें कि कुछ आम रूटीन में औरतें तो वैसे ही भूखा रहती हैं, जब वो भूखी रहती हैं तो उसमें इनको परेशानी फेस करनी पड़ती है, और उस भूख को मैटर करते हुए कोशिश करें रोज़ा रख लें तो बेस्ट है उनके लिए। और अगर ना रख पाएँ तो कोई मसला नहीं है। और स्पेशली 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, इसमें कुरान मजीद की वाफर क्वान्टिटी में, वाफर मिकदार के अंदर इसकी तिलावत करना, सूरह मरियम का पढ़ना, बच्चे की खूबसूरती के लिए सूरह यूसुफ का पढ़ना, बच्चे के सब्र के लिए सूरह मरियम का तिलावत करना, और सूरह रहमान उसके पेशेंस को, उसकी रूहानियत को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी बेस के अंदर चीज़ शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है। और बहुत से जो है ना उलमा इस चीज़ की ताकीद करते हैं कि इस मंथ में ये सूरह पढ़ें, इस मंथ में ये सूरह पढ़ें। और इसके ऊपर एक बाकायदा किताब है मसाली माँ के नाम से, वो आप स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए ज़रूर वो काबिल स्टडी है। और इसके अलावा जो है बात आती है 9th मंथ में, और 9th मंथ के अंदर 8वें और 9वें महीने में हम औरतों से बोलते हैं कि अपने घर के काम सारे खुद करें। अगर कोई काम वाली रखी हुई है तो उसको छुट्टी करवा दें। बेड रेस्ट नहीं करें। अगर आप हार्ड वर्किंग करती हैं, अगर आपने जिस्म को, अपने असाब को मजबूत करती हैं, तो सारे का सारा जो केस है वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएगा। और अगर आप जो है बेड कॉन्शियस हो जाते हैं, आप बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, तो फिर आप तैयार रहें, वो सी सेक्शन की तरफ ही बात जाएगी। और स्पेशली 9 मंथ में जब कोई भी औरत झाड़ू पोछा करती है, जब बैठ के झाड़ू का काम किया जाता है, तो उसके साथ बेनिफिट ये मिलता है कि जिस्म के अंदर इतनी ताकत होती है, औरत की जो डिलीवरी टाइम के ऊपर उसने जो हड्डियों के स्ट्रक्चर ने खुलना होता है वो खुल जाता है इजीली, और औरत इजीली जो है ना बच्चों को जन्म दे लेती है। ठीक है। और सबसे खास चीज़, इस टाइम पे रोज़ा भी बड़ा मैटर करता है इस चीज़ में, साले गज़ा भी, और बाज़ औरतों का ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है डिलीवरी के टाइम पे, और उस चीज़ से भी ये जो बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि इसके बाद अगर आप अपनी न्यूट्रल से डाइट लेते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, ना ही नेचुरल सी डाइट लेते हैं, न्यूट्रल डाइट लेते हैं, तो वो औरत नेचुरली अपने जिस्म को, अपने पट्ठों को रिलैक्स करने के लिए, उसके से एक्स्ट्रा जो है ऑर्डनरी काम लेने के लिए उसको बॉडी को तैयार कर सकती है। ठीक है। अच्छा हशमत भाई, जो दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, जैसे आप रोज़ा नहीं रख रहे हैं, आप पानी भी कम पी रहे हैं या मतलब ना ही पी रहे हैं, तो जो मिल्क सप्लाई होती है उसमें क्या कमी पेशी आती है? बिल्कुल आती है। इसमें फ़र्स्ट जो है, मतलब जो औरतें चिले के अंदर है, वो तो ऑलरेडी इस हालत में ही नहीं है कि उनको नमाज़ पढ़ी जाए, तो उस टाइम पे रोज़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उस टाइम पे तो वो नहीं रख सकते। लेकिन जिन बच्चों के, जिन माओं के बच्चे 6 महीने के हैं,
तो उनकी डाइट माँ के दूध के अलावा और भी ग़िज़ाएँ स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि सेरेलैक्स जब वो सॉलिड्स पे आ जाते हैं, काफ़ी तक सॉलिड्स पे आ जाते हैं। उस टाइम पे माँ दूध की क्वांटिटी ज़्यादा इंटेक करे, सहर व अफ्तार में पानी की जगह पे दूध ले, तो वो बच्चे की भी कमी को पूरा करेंगी और अपने लिए भी आसानी के साथ जो है ना उसको मैनेज कर पाएंगी। तो साले ग़िज़ा लें, और जब बच्चा हैवी डाइट पे आ जाता है, ज़रा ठोस ग़िज़ा पे आ जाता है, जैसे सेरेलैक्स हैं, और सेरेलैक में भी हम स्पेशली ऑफ़र करते हैं कि बच्चे को आप गंदम, चावल और उसके अंदर चने और उसके अंदर बादाम और डिफरेंट इस तरह की जो है ना वो मिला के मिनरल्स। सेरेलैक घर पे बनाया जा सकता है? सेरेलैक, हाँ बिल्कुल। अच्छा, और उस सेरेलैक को यूज़ करना, इसके अंदर साबूदाना भी ऐड किया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है, और टोटल जो है ना प्रिजर्वेटिव के बगैर होती है, बगैर केमिकल के, बगैर एसेंस के होती है, ठीक है, और बगैर केमिकल जो है ना उसकी कंपोजिशन के बगैर होती है। नेचुरल सोर्स होता है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, बेनिफिट भी कंफर्म है। और बच्चा जो कि हर आधे घंटे के बाद जो दूध की रिक्वायरमेंट करता है वो 2.5 से 3 घंटे तक, 4 घंटे तक चले जाता है। ठीक है। अच्छा अशमा भाई, दोबारा क्वेश्चन जो है ना वो दूध पिलाने वाली ख़वातीन पे ही है कि वो अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रखें? अपने आप को हाइड्रेटेड करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आप दोबारा बताऊंगा कि पानी की जगह पे दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। और दूध के अंदर 1 चम्मच जीरे का मिलाएं, जिससे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर से। और जब दूध पिएंगी और पानी का इस्तेमाल भी करेंगी, और जो लिक्विड ग़िज़ाएँ हैं जैसे सेरेलैक्स हैं, मिल्क शेक्स हैं, जब मिल्क शेक हैं और स्मूथी है जो कि इसके अलावा तलबीना है, जब इन चीज़ों का यूज़ करेंगी तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी, हाइड्रेटेड रहेगी, और मिल्क प्रोडक्शन में भी उनको काफ़ी हद तक सुकून रहेगा। और लेकिन इस टाइम पे जो माँ बच्चे को 10 दफ़ा दूध पिला रही है, वो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा पिलाएगी, बाकी टाइम फीडर से और सेरेलैक से गुजारा करे, तो उससे गुजारा हो सकता है, और खुद को बॉडी को भी जो है ना वो स्टिल जो रख सकती हैं, हेल्दी रख सकती हैं। अच्छा अशमा भाई, मुझे लगता है कि या आप जितनी मर्ज़ी बातें कर लें कि रोज़े में ये खाएं, ये करें, वो करें, अगर मैं इसको स्पिरिचुअली लेवल पे देखूं तो जो इस इंसान ने रोज़ा रखना है ना, उसने रखना है। हाँ जी बिल्कुल। उसने नहीं देखना कि मैं मतलब वो हामला है, वो बच्चों को दूध पिलाती है, वो शुगर का पेशेंट है, वो हार्ट पेशेंट है। अगर वो किसी बंदे ने नियत की है ना कि मैंने रोज़े रखने हैं, तो मेरा परवरदिगार ना उसकी भी मदद भी करता है, ज़रूर करता है मदद। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप पहला रोज़ा रखते हैं और डाइट को बैलेंस करते हैं, उसके प्रोटोकॉल्स को पूरा करते हैं, रोज़ा अस खुद भूख का बाइस नहीं है, ताकत का बाइस है। रोज़ा आपकी बॉडी को डिफरेंट वे से, मतलब ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, इस स्टार्ट करने का मकसद ये है कि दुनिया जो सोचती है उस सोच को बदलने की कोशिश की जाए, पॉजिटिविटी फैलाई जाए कि आप रोज़ा रख सकते हैं, अगर आप पेशेंट हैं तो आप ये डाइट लें, आप ये करें, आप बेहतर हो सकते हैं। मैंने पिछले सीरीज़ के अंदर कम से कम 7 से 8 या 10 वीडियोस जो हमने अपलोड कर दी हैं इस टॉपिक के ऊपर कि रोज़ा ये करता है, रोज़ा ये करता है, कि मिस मैनेजमेंट, मिस सोच को, इस्लाम दीन फितरत है। एक अल्लाह, मतलब एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो वो जो अल्लाह है, जो परवरदिगार है, जो पालने वाला है, जो पालनहार है, जो माँ के पेट के अंदर भी बच्चे को पाल रहा है, बाहर आने के बाद भी वही उसका वारिस है, वही उसको अता कर रहा है, माँ की छाती में दूध वही उतार रहा है, तो वो अपने बंदों से प्यार नहीं करेगा। और अगर वो कहता है कि रमज़ान मेरे लिए है तो मेरे लिए रोज़े रखो, तो यकीनन मेरा मालिक बहुत करीम है। आपकी ईमानी ताकत, आपकी जिस्मानी ताकत, आपकी रूहानी ताकत, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ, अगर आपका ईमान मजबूत है ना, कोई भी बीमारी आप पे हावी नहीं हो सकती, बल्कि बीमारियाँ कोई आपकी बॉडी में भी हैं। रमज़ान उस मैटर में भी बेनिफिटेबल है। मतलब इस सीरीज़ का असल मकसद ही है ना कि भी अगर आप हार्ट पेशेंट हो, आप शुगर पेशेंट हो, आपकी शुगर लो हो रही है, शुगर हाईवी हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग हर चीज़, हर मर्ज़ की जो बेसिक चीज़ है ना, जो स्टार्ट है वो मैदे से है। क्योंकि मैदे से हमने ऐसी ग़िज़ाएँ इनटेक की जिन्होंने इन्फेक्शन काज किया, तो मैदा ख़राब हो गया, जिगर ख़राब हो गया, हमारी इम्यूनिटी बिगड़ना शुरू हो गई, हमें अल्सर हो गया, इवन के आंतों में इन्फेक्शन आ गया, सूदे जम गए। सर पर स्टार्ट तो मैदे से है। और सबसे ख़ास चीज़ मैदा के लिए, मैदे को रेस्ट देता है रमज़ान। और रमज़ान इतना फ्रेंडली है, इतना मज़ेदार है, सिर्फ ज़रा सी अपनी क़ुव्वत इरादा मजबूत करें, अल्लाह पाक से मांगें, मेरा मालिक इतनी ताकत बख्शा है आपके लिए, आपकी औलाद के लिए, आपके सब्र का पहलू, इखलाक का पहलू, दस्तरखान की जैसी नेमात, औलाद, तरबियत औलाद के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उसके बाद फिर अपने बेटे को आप कैसे सिखा सकते हैं
कि मम्मा के साथ कैसे हेल्प करनी है। जी। मम्मा को भूख लगी है, वालिद खुद बोलता है कि बेटे वो प्लेट्स उठा के लाओ, पानी लेके आओ, दस्तरखान लेके आओ, मम्मा के साथ हेल्प करो। बाज़ बेहतरीन मर्द वो भी हैं जो अपनी मिसेस के साथ मिल के दस्तरखान लगाते हैं। मतलब इवन कि हमारे घर के असूल में ये चीज़ शामिल है कि घर में मेहमान ज़्यादा हैं तो सारा बर्डन लेडी पे नहीं होगा, वो इक्वली डिवाइड किया जाता है। अगर वो कुकिंग कर रही है तो दस्तरखान जेंट्स लगाते हैं, अगर वो किचन में है तो दस्तरखान की सफाई जो है ना उठा के बर्तन ये तो आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है वो बताते हैं। मेरे मौला अलैहिस्सलाम, मतलब सिंपल एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे वालिदाना कुकिंग कर रहे हैं, किचन में हैं, और जो हमारा किचन था ना उसके आगे खिड़की थी, खिड़की हमारी ड्योरी के अंदर से गुजरती है। ड्योरी बोलते हैं उस एरिया को जो मेन गेट से बालकनी को कह लें या कुछ भी कह लें, कॉरिडोर्स। यस बिल्कुल। वहाँ पे किचन में से नज़र पड़ी मौलवी साहब सैयद अली मुर्तज़ा नकवी, अल्लाह उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए, से दोस्तामदी अता फरमाए, बहुत नाइस पर्सन है, मेरे उस्ताद हैं। उन्होंने आते हुए कहा कि हकीम साहब आप क्या कर रहे हैं, हकीम साहब आप क्या कर रहे हैं, हकीम साहब आप क्या कर रहे हैं। तो कहने लगे हकीम साहब जवाब आप नहीं, जवाब मैं आपको देता हूँ। आप मौला अली सल्लल्लाहु की सुन्नत पूरी कर रहे हैं। मौला अली सल्लल्लाहु भी बीबी फातिमा सल्लल्लाहु के साथ इस तरह हेल्प करते थे। और तरबियत औलाद के लिए अगर आपके बच्चे आपको देखेंगे तो कभी ये नहीं होगा कि अपनी मिसेस को या अपनी वालदा को या बहन को अकेले छोड़ के कि तुम काम करो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मतलब वो वेटर्स की तरह आपकी बच्चे ऑर्डर नहीं लगाएंगे कभी, नहीं ठुको बैठो मैं करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कपल खुशबाश है, हेल्दी वेल्दी हैं, मोहब्बत वाइज, मेंटली तौर पे घर का सुकून तभी बनता है जब मियाँ बीवी दोनों कोऑर्डिनेशंस के साथ चलते हैं। बेशक ऐसी जब ज़िंदगी के दो एक साइकिल हैं उनको कवर अप करना है तो इसी तरह कवर किया जा सकता है। हाँ आशमी साहब बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।